हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी होती क्या है और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि 66th बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछे गए थे। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हिंदी में है पारिस्थितिकी संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीय पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजी होते क्या है उसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं। देखो, इन्वायरमेंट हमारे क्या होते हैं कि आप कहीं भी खड़े रहोगे, ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाती है। जो भी चीज़ें का मतलब यहाँ पे कि दो कैटेगरी में आप डिवाइड इसको कर सकते हैं चीज़ों को। एक होती है बायोटिक और दूसरी होती है एबायोटिक। जिसमें जीव होती है वो हमारी बायोटिक कंपोनेंट होती है, जिसमें निर्जीव वाली चीज़ है वो हमारी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट में भी दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, ये हमारी बायोलॉजिकल बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, मिनरल्स, ये हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। ठीक है, अभी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस की, इकोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं किए। अब देखो, आपने नाम सुना होगा कि इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, तो तीनों को जनरली एक ही संदर्भ में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इन्वायरमेंट में क्या होती है, इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ जो भी सराउंडिंग थिंग्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट होती है। और हमारे इकोसिस्टम क्या होती है। अब देखो, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, दोनों के बीच में जो हमारी इंटर रिलेशनशिप होती है। और ये इंटर रिलेशनशिप क्या होती है, एक तरह से ये दोनों ही अंतर संबंध जो काम करते हैं, और इस इंटरेक्शन जो इंटरेक्टिंग जो सिस्टम होती है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखो, हम लोग इन्वायरमेंट पे क्या होती है, सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट करके एक तरह से एक सिस्टम का निर्माण करती है तो उसको बोलते हैं इको सिस्टम। तो ध्यान रखना, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंसेस क्या है। अब हम लोग आते हैं इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इकोलॉजी के बारे में आते हैं। तो इकोलॉजी एक तरह से आपने डिफरेंस में पढ़ा होगा कि इकोलॉजी क्या होती है। एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो कि इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो हमारे इकोलॉजी के पार्ट आती है, पारिस्थितिकी के पार्ट आती है। लेकिन थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करोगे तो देखो, अभी हम लोग इन्वायरमेंट में क्या डिस्कस किए थे, दो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, और यही जब इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते थे किसी पर्टिकुलर एरिया में तो इकोसिस्टम बोलते थे। अब देखो, इनके बीच में स्टडी हम क्या करते हैं, इनके बीच में हम स्टडी करते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उनमें एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, अंतर संबंध होते हैं, एनर्जी फ्लो होती है। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट से भी हमारी बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट में भी हमारी जो हमारी एक साइकिल होती है, जियो साइकिल भी उसको बोलते हैं। ठीक है, मिनरल साइकिल बोलते हैं, तो वो भी हमारी एक साइकिल होती है। और बायोटिक एबायोटिक में भी एक हमारी मिनरल का एक तरह से सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये जो अंतर संबंध है, एक दूसरे से इंटरेक्शन का जो हमारी एक तरह से फंक्शन है, इस फंक्शन को जो स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में हमें अंतर अभी पता चल गया होगा। पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है कि जो हम लोग जब इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में
इंटरेक्शन जो हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और जो बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक भी होती है उसकी बर्थ, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और नेचर ऑफ लिविंग बीइंग को जब हम पर्टिकुलर प्लेस में जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, और इसी को एक सिस्टम मान के हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इसमें हमारी एनर्जी फ्लो भी स्टडी हो जाती है शामिल, और बायो जियो केमिकल साइकिल हो जाती है, और यही हमारे बेसिस है, यही बेसिस है जिससे कि जो इकोसिस्टम होती है वो हमारी सस्टेन करती है, वो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन है उसको आते हैं कि अभी हम लोग समझ लिए कि इकोलॉजी क्या होती है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो इकोसिस्टम होती है उसमें एक एनर्जी फ्लो निश्चित अनुपात में होती है। यदि उस अनुपात में एनर्जी फ्लो नहीं होती है तो हमारी क्या होती है कि जो भी वहाँ के कंपोनेंट्स हैं वो हमारी सेल्फ जो काम करते हैं या इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है या एओबैटिक कंपोनेंट है, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में उनके रेशियो यानी कि एक निश्चित रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि किसी निश्चित रेशियो में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट में भी जो हर्बीवोर्स है या हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो एक निश्चित रेशियो में नहीं है, तो हमारी क्या होती है, जो इकोसिस्टम सेल्फ इक्विलिब्रियम में होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसी डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस हम कब बोलेंगे, जब हमारी कोई भी इकोसिस्टम, ठीक है, कोई भी पारिस्थितिकी, जब हमारी उसमें एनर्जी फ्लो एक निश्चित रेशियो में हो रहा हो और बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट एक निश्चित अनुपात में हो, किसी भी पर्टिकुलर जो हमारी स्पीसीज की पॉपुलेशन है ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो ना ही बहुत ज़्यादा घट रही हो, इस रेशियो में हो जो कि सेल्फ इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होती है, जब इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के निश्चित रेशियो में उसमें हो, या बायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी हमारी जो प्लांट एनिमल की जो स्पीसीज हैं, पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन की स्पीसीज है वो हमारी एक स्पेसिफिक रेसिपी हो, जिससे कि हमारी जो इकोसिस्टम है सेल्फ सस्टेनेबल हो या डायनेमिक हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस किसी पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट में भी हो सकती है, फॉरेस्ट में भी हो सकती है, जैसे हमारी फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, ग्रासलैंड हैबिटेट है, उस लेवल का भी हो सकती है, या पूरे अर्थ पे भी हम देख सकते हैं कि पूरे अर्थ में हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है कि नहीं, उसको बोलेंगे ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। अब देखो, इकोलॉजिकल बैलेंस जब होती है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे हम पता चलेंगे कि हमारी जो इकोलॉजी है या हमारी जो इकोसिस्टम है या हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बैलेंस में है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो होते हैं इकोसिस्टम में वो लगभग में कांस्टेंट होते हैं। स्पीसीज की जो संख्या है बहुत ज़्यादा ना घटती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं तो तब तो ठीक बात है, ठीक है, वैरायटीज़ यदि बढ़ रही है तब तो ठीक बात है, लेकिन यदि वैरायटीज़ घट रही है तो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा रिमेन कांस्टेंट या कंटिन्यू टू ग्रो, तब हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस में होते हैं। और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या यदि बहुत ज़्यादा घट नहीं रही है, कांस्टेंट है, तब पर हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस में है। और एबायोटिक कंपोनेंट के भी जो क्वालिटी है, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, यदि इसकी क्वालिटी में कमी नहीं आ रही है तो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस में है। यदि किसी भी जैसे वहाँ की उपस्थित वाटर या सॉइल या एयर की में कमी आती है, उसकी क्वालिटी में कमी आती है, तो हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर आप देखेंगे ग्रासलैंड एक तरह से हमारी एक इकोसिस्टम या इकोलॉजी का हमारे एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखोगे कि हर्बीवोर्स जो होते हैं ग्रासलैंड में, क्या होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ग्रासेस होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। ठीक है, इसके बाद उससे कम संख्या में हमारी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स यहाँ पे शाकाहारी होते हैं, उससे कम संख्या में हमारी कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, मांसाहारी। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको इकोलॉजिकल बैलेंस तब होंगे जब हमारी जो प्रोड्यूसर हैं ग्रासेस हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होंगी, उससे कम हमारे हर्बीवोर्स होंगे, उससे कम हमारी कार्निवोर्स होंगे, तो हमारी बोलेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस में है। ठीक है,
यदि यहाँ पे कार्निवोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हर्बीवोर्स से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होंगे, कार्निवोर्स क्या करेंगे, पूरे हर्बीवोर्स को खा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ ग्रासेस यहाँ पे बच जाएंगे, और ग्रासेस को फिर कार्निवोर्स तो खाएंगे नहीं, तो यहाँ पे कार्निवोर्स क्या होंगे, वो हमारे कम बाद में इसकी भी संख्या कम हो जाएंगी और ग्रासेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लगेंगे, तो हमारे क्या होंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस रहने के लिए क्या होती है, यहाँ पे हर स्पेसीज है उसका अपना ही रोल है, उसकी जो स्थित जो पॉपुलेशन है वो हमारी एक स्पेसिफिक रेशियो में होनी चाहिए। ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस की। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होती है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए कि किसी भी यदि हैबिटेट में या इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी हमारी अदर जो प्रॉब्लम हैं हमारे वो क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी इकोलॉजी की जो सेल्फ एडजस्टिंग जो पावर होती है वो हमारी वीकन हो जाती है। इसके चलते हमारी क्या होती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमारे क्रिएट हो जाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसकी हाई इंक्रीज होती है या दूसरे पॉपुलेशन की डिक्रीज होती है, या किसी एबायोटिक जो कंपोनेंट होती है, रिसोर्सेज होती है, उसकी शार्प डिक्लाइन होती है, जैसे वहाँ पे फॉरेस्ट की डिप्लीशन हो जाती है, तो भी हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो हमारी कम हो जाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट के डिप्लीट होने से वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कम हो जाएंगे, जिसमें कि इकोसिस्टम की वो मेन हमारी कंपोनेंट है। इकोसिस्टम हमारी क्या होगी, सेल्फ हमारी एडजस्ट पावर हमारी कम हो जाएंगी। सॉइल की यदि क्वालिटी कम होती है, वाटर या मिनरल्स की वहाँ पे यदि शार्प डिक्लाइन करते हैं, तब पर हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होती है। तो अब देखो यहाँ पे अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, उसमें पूछ रहा है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारी कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो वैसे माइक्रो लेवल की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स की हम बात करेंगे, जो कि ग्लोबल जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो हमारी यहाँ पे इम्बैलेंस हमारी कर रही है। पहला जो मेन रोल है यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट या एनिमल स्पीसीज टू न्यू हैबिटेट। अब देखो जब हमारी इकोसिस्टम होती है तो इकोसिस्टम में जो सेल्फ एडजस्टिंग जो हमारी एक तरह से प्रिंसिपल है, उसमें क्या होती है कि नेचर ने सबको एडजस्ट करने के लिए दूसरे वहाँ पे स्पेसीज दिया हुआ है। अब किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में एक नया प्लांट या नया एनिमल की स्पीसीज आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो नया प्लांट आप इंट्रोड्यूस किए हो उसको चेक करने के लिए कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है। इससे क्या होता है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, रिसोर्स की कमी हो जाती है और दूसरे स्पीसीज की हानि होती है। तो हमारे ये भी एक मेजर यहाँ पे रीजन है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने का। एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हो कि यहाँ पे लांटना जो हमारी एक फ्लावर की स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, वाइल्ड, इसकी ओरिजिन अब साउथ अमेरिका या अफ्रीका से हुई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वेस्टर्न घाट में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दूसरे जो स्पीसीज है उसकी संख्या यहाँ पे कम हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारा हो गया वेस्टर्न घाट में जब इस प्लांट को हम इंट्रोड्यूस किए थे। तो वैसे ही किसी भी हैबिटेट में नए एनिमल की भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसका कोई चेक करने वाला दूसरा एनिमल नहीं होता है, तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो हमारी अदर जो ओवरऑल जो हमारी इकोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए वो हमारी नहीं होती है। तो हमारी पहला रीजन है ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसके लिए CBD जो हमारी है वो भी हमारी इंट्रोड्यूस की गई है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को चेक किया जा सके। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा जो मेजर रीजन है हमारी है ह्यूमन पॉपुलेशन की हाई ग्रोथ होना। अब देखो ह्यूमन भी तो एक इकोसिस्टम का एक मेन पार्ट है। यदि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएंगे। किसी पर्टिकुलर जो स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। वैसे ही ह्यूमन की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने से क्या होती है, ह्यूमन की जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी, और ज़रूरी की चीज़ें बढ़ने के लिए ह्यूमन क्या करेगा, डिफोरेस्टेशन करेगा, या यहाँ पे जो फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाता है, जिसमें कि केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज करता है, जिससे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होती है उसको संख्या हमारी कम हो जाती है, उसको हम पहुँचता है। तो हाई ह्यूमन पॉपुलेशन होने से उसकी नीड को पूरा करने के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ हमारी डिक्रीज हो जाती है।
फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमारी जो इकोलॉजिकल जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या अदर ऑर्गेनिज्म है उसको हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं। अब हम यूज़ तो कर रहे हैं अपने ज़रूरत की चीज़ों को और उसको भी छोड़ेंगे भी, तो पोल्यूशन के चलते यहाँ पे जो अलार्मिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन हमारे हो जाते हैं, और उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हमारी एक तरह से मेन जिम्मेदार है। और इसके चलते एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन एक अलार्मिंग लेवल पर हो जाती है, जिससे कि हमारी जो इकोलॉजी होती है वो सेल्फ उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है, सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी एक मेन रीज़न है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने का। इसके अलावा एक तरह से नेचुरल जो फैक्टर्स हैं वो भी हमारी है। नेचुरल जो क्लाइमेटी होती है, किसी भी रीजन में नेचुरल क्लाइमेटी होती है, तो किसी पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन की स्पीसीज होती है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। या मान लो पॉपुलेशन की स्पीसीज को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसकी संख्या यदि कम हो जाती है, तो इनडायरेक्ट वे में पॉपुलेशन की जो स्पीसीज हैं उनकी संख्या भी कम हो जाती है। इसके चलते यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटी भी एक मेन रीज़न है हमारे क्या होने के लिए। नेचुरल क्लाइमेटी में फ्लड देख सकते हो, सुनामी देख सकते हो, फॉरेस्ट फायर, ये सब चीज़ें भी हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमारे क्रिएट कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेन रीज़न हमारे ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का। तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो दिया ही होगा, साथ साथ दिया होगा कि यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारी मेन रीज़न है हमारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। तो ये भी है क्योंकि इनडायरेक्ट में हम लोग डिस्कस किए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या हमारी जो पोल्यूशन लेवल है वो हमारी मेन रीज़न है हमारी ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आज हम लोग क्या डिस्कस किए, आज हम लोग डिस्कस किए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, होती क्या है। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस किए इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होते हैं, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए कौन कौन से ग्लोबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।